नेटवर्क की वजह से क्लास को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है और आप से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कला के प्रमुख तत्व। कला के जो प्रमुख हैं ये मूल रूप से 6 होते हैं, यानी कला के 6 तत्व होते हैं। कला के तत्व के सही जानकारी के बिना जो है चित्रकला का सही ढंग से जो है चित्रकारी नहीं किया जा सकता है या उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो चित्रकार जो है इन 6 तत्वों के संयोजन के सिद्धांत के आधार पर ही जो है चित्रकारी करता है। अगर किसी चित्रकार को कला के प्रमुख तत्वों का ज्ञान नहीं है तो ये एक सुंदर और सुव्यवस्थित जो है कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसलिए चित्रकला में कला के तत्व का प्रमुख जो है स्थान माना जाता है। कला के प्रमुख तत्वों की संख्या जो है 6 है। कौन कौन सी? रेखा है, रूप है, रंग है, तान है, पोत है और अंतराल है। इनको आप इसी क्रम में याद करेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कला के तत्व का दूसरा, यानी कला के तत्व का दूसरा तत्व कौन सा है तो आप बताएंगे रूप। छठवां तत्व पूछेगा तो अंतराल, पहला तत्व पूछेगा तो रेखा, तीसरा पूछेगा तो रंग। यानी आप इनको क्रम से ही याद करेंगे, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। ठीक ना? तो इनके बारे में और अधिक जो है गहराई से प्रश्न बनाया जाता है। रेखा क्या होता है, रूप क्या होता है, रंग क्या है, तान किसे कहते हैं, पोत क्या होता है, अंतराल क्या होता है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के एग्जामों में। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे देखने को मिले होंगे। इनसे सारी जरूरी बातों को जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम क्लास में करवाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आइए जो है आगे बढ़। रेखा। प्राचीन काल से ही रेखा का चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। कभी आपसे एग्जाम में पूछा होगा कि भारतीय चित्रकला प्रधान है तो क्या प्रधान है? रेखा प्रधान है। ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है। फिर देखते हैं रेखा की परिभाषा, यानी रेखा की परिभाषा क्या होती है, रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच रेखा कहलाती है, या बिंदुओं के समूह को या अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा का जन्म होता है। कला के प्रवाह को व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है? रेखा। कला के प्रवाह को व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है? रेखा करती है। इस तरीके से आप जो है रेखा को ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं रेखा जो है सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सरल रेखा होती है और एक रेखा होती है। सरल रेखा क्या होती है इसको देखते हैं। सरल रेखा जो है किसी बिंदु से एक ही दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ से आप दाहिने तरफ कहें या पूर्व की तरफ कहें, जैसे एक दिशा में रेखा खींचेंगे तो यही आपकी क्या होगी? सरल रेखा होगी। वक्र रेखा की बात किया जाए कि वक्र रेखा क्या होता है, तो यदि रेखा की दिशा बदलती जाए तो वक्र रेखा कहते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ से आपने इस बिंदु से रेखा को जो है खींचना स्टार्ट किया, पहले इधर आए फिर उधर गए, नीचे ऊपर ऐसे कर रहे हैं। तो जिस तरीके से रेखा की गति बार बार बदल रही है ऊपर नीचे, या आप ऐसे करेंगे दाएं बाएं, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वक्र रेखा हो जाएगी। यानी सरल रेखा या सीधी रेखा जो होती है वो सीधी रेखा होती है। वक्र रेखा क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ा रेखा होती है, या इसी को कहते हैं कि रेखाएं जो है आपस में या निरंतर जो है अपनी दिशाओं का परिवर्तन करती हैं, तो वक्र रेखा कहते हैं। समझ पा रहे होंगे? चलिए आगे देखते हैं। रेखाओं की देखिए दिशाएं भी होती हैं। सामान्यतः जो है 3 प्रकार की दिशाएं होती हैं रेखाओं की। कैसी? एक तो क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज दिशा। दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर दिशा। तीसरा ये कर्णवत रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से क्षैतिज आप समझ सकते हैं, ऊर्ध्वाकार समझ सकते हैं और कर्णवत रेखा समझ सकते हैं। ठीक है, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से जो है क्या होती है, सामान्यतः 3 जो है दिशाएं होती हैं रेखाओं की। एक जो मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे, जिसको आप ऊर्ध्वाकार बोलेंगे। एक जो है आपका सीधे, ये आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और ये आपकी जो है कर्णवत रेखा हो जाएगी, जिधर से भी आप कर्ण बनाना चाहे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो रेखाएं जो है सामान्यतः इनकी 3 दिशाएं ध्यान रखेंगे। रेखा का प्रभाव रेखा का प्रभाव भी जो है आपको जानना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा जो है चित्र का विशेष गुण ही
पूर्वी कला यानी चीन की कला, जापान की कला और भारत की कला, इनको जो है पूर्वी कला के नाम से बोला गया है। इसका व्यापक प्रयोग करता है, कौन करता है? चीन करता है, जापान करता है और भारत करता है चित्रकला में। रेखाओं से अस्पष्टता, दृढ़ता, समीपता, दूरी, कमजोरी, कोमलता आदि को जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखाओं के द्वारा आप कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। स्पष्टता, दृढ़ता, समीपता, दूरी, कमजोरी, कोमलता, व्याकुलता, जिस तरह का भी आप चाहेंगे भाव व्यक्त किया जा सकता है। आगे हम भाव के भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा की बात किया जाए तो ये जो है किस तरीके का भाव व्यक्त करती हैं, तो ये जो है विश्राम को बताती हैं, शांति को बताती हैं, निष्क्रियता को बताती हैं। हमने आपको बताया होगा, जैसे आपका मान लीजिए बेड हो गया, चारपाई हो गया, स्टूल हो गया, जब उस पे आप विश्राम करते हैं, बैठते हैं, ठीक ना, तो शांत रहते हैं, विश्राम करते हैं, कोई कार्य नहीं करते, बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, तो यही आपकी क्या बताती है? क्षैतिज रेखा जो है से ये सभी भाव जो है निकल करके आते हैं। दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसी में देखिए स्थिरता भी है, मौन भी है और संतुलन भी है। बात करते हैं ऊर्ध्वाकार रेखाएं। ऊर्ध्वाकार रेखाएं जो है तरीके का भाव व्यक्त करती हैं या प्रभाव व्यक्त करती हैं, तो ये शक्ति का, दृढ़ता का, गौरव का, महत्वाकांक्षा का, सत्य का, कठोरता का ये जो है भाव व्यक्त करती हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में महत्वाकांक्षा, शक्ति ये जो है पूछा भी जा चुका है। तो इसलिए रेखाओं का जो प्रभाव है या इनका भाव ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। करवा रहे हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। और आप देखेंगे कला के अर्थ, परिभाषा, तत्व, सड़ंग, जो है नाट्य शास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ऐसी तमाम जो कला से रिलेटेड, कला की उत्पत्ति के बारे में, परिभाषा के बारे में, अर्थ के बारे में बात करते हैं। तमाम जो है दार्शनिक है, इतिहासकार हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं, आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 एग्जाम में सिर्फ यही से आपके प्रश्न जो है बने रहेंगे, जो आपके पेपर में दिखेगा और अनिवार्य रूप से बना रहेगा, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर में इनको देख सकते हैं। चलिए तीसरा बात करते हैं कड़वत रेखाएं। कड़वत रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके का जो है प्रभाव व्यक्त करती हैं, तो ये जो है व्याकुलता को प्रकट करती हैं, उत्तेजना को बताती हैं, बेचैनी को भी बताती हैं, नाटकीयता का भी भाव जो है करवत रेखाओं से आपको देखने को मिलेगा, संक्रमण को भी ये व्यक्त करती हैं और गति को भी प्रदर्शित करती हैं। कौन? करवत रेखाएं। इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना, व्याकुलता के बारे में, बेचैनी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कोड़ी रेखाएं। कोड़ी रेखाएं क्या होती हैं? कोड़ी रेखाओं से संघर्ष, आघात और असुरक्षा का भाव जो है प्रदर्शित होता है या प्रभाव जो है व्यक्त किया जाता है। एक पुंजी रेखाएं। एक पुंजी रेखाएं क्या होती हैं? जो एक ही जो है पुंज से चारों तरफ फैली रहती है, इसको जो है एक पुंजी रेखाएं कहा जाता है। स्वच्छंदता, शोभा, अभिलाषा, प्रसार, एकाग्रता ये सभी जो है एक पूंजी रेखाओं के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है या इनका जो है प्रभाव दिखाया जाता है। हमने इस जो है रेखाओं का जो आपको ये कोड़ी रेखा, एक पूंजी रेखा, चक्राकार रेखा, ठीक ना, सरल रेखा, जो भी ये सभी रेखाएं हैं, इनका हमने वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो पीडीएफ कहीं गुम हो गया है, इस वजह से आज हम आपको रेखाएं नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने जब क्लास में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने रेखाओं को भी आपके सामने बोर्ड पे बनाने का काम किया था, उनको व्यवस्थित तरीके से बताने का काम किया था। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, सेम क्लास है, बस यहाँ पे हम नए इसमें ऐड किए हैं। चक्राकार रेखाएं की बात किया जाए तो इनसे जो है उत्तेजना, शक्ति और जो है का प्रभाव या भाव जो है व्यक्त होता है। तो आपसे जो है लय के बारे में, शक्ति शक्ति के बारे में भी जो है पूछा गया है। चक्राकार रेखाएं, चक्राकार रेखाएं कैसी होती है? एक ही जगह से ऐसे बार बार चक्र की तरह घूमी हुई आपको प्रतीत होती है, दिखाई होती है, वही चक्राकार रेखाएं होती है। प्रवाही रेखाएं, प्रवाही रेखाएं जो है आपको गति को बताती हैं, सुंदरता को बताती हैं, माधुर्य का भी जो है ये प्रभाव व्यक्त करती हैं। तो प्रवाही रेखाएं भी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी इनमें से जितनी भी रेखाएं आपके सामने बताई जा रही हैं, इनमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, यहाँ से भी प्रश्न है।
रेखा और ऊर्जा, रेखाओं में ऊर्जा भी होती है, आइए उसको भी देखते हैं। रेखा में एक प्रकार की ऊर्जा और प्रवाह होता है। प्रवाह आंगिक विकास का आधार होता है, ठीक ना। प्रवाह क्या है? आंगिक विकास का आधार होता है। यहाँ पे सारी बातें चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। रेखा के प्रभाव के गुण को लेकर ऑप्टिकल कला या नेत्रीय कला, जिसको आप चाक्षुष कला के नाम से भी जानते हैं, इसका विकास हुआ है। किससे? रेखा के प्रभाव के गुण से। ऑप्टिकल कला या इसी को नेत्रीय कला कहा जाता है या चाक्षुष कला कहा जाता है। ऑप्टिकल कला के जनक कौन होते हैं? वासरली होते हैं। ये भी बातें आपसे पूछी गई हैं। रेखांकन के लिए यंत्र व साधनों का महत्व होता है। किसका? यंत्र और साधनों का, यानी जिन चीजों से आप रेखाओं को खींचते हैं, जैसे आपका पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, या आप जो है कंप्यूटर कला में देखेंगे, है तो वहाँ पे जो है जिस तरीके से रेखाएं बनाई जाती हैं, वही पूछा कहा जा रहा है कि यंत्र और साधनों का महत्व होता है। इसी प्रकार यंत्र व साधन गुणों के कारण अजंता, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी, चीनी, जापानी, यहाँ पे भारतीय भी हो सकता है, रेखाओं में कितने गुण छिपे हुए हैं। यानी कहने का मतलब कि रेखाओं के द्वारा आप तमाम उसके गुण को देख सकते हैं, जो भाव को प्रदर्शित करती हैं, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके बाद आती है एक स्वतंत्र रेखा। स्वतंत्र रेखांकन या स्वतंत्र रेखा का प्रयोग कांडिस्की ने किया है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग जो है अपने चित्रों में किसने किया है, तो एक कलाकार है कांडिस्की, ठीक ना। ये पाश्चात्य के कलाकार हैं कांडिस्की, इनको आप ध्यान रखेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या बात किया जाए, के हैबर के द्वारा सशक्त रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सशक्त रेखांकन का प्रयोग जो है किया जाता है किसके द्वारा? के हैबर के द्वारा। यहाँ से आप देख सकते हैं स्वतंत्र रेखांकन के लिए कांडिस्की है और सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर को जाना जाता है। मोटी एवं सशक्त, अगर इसी में मोटी शब्द जुड़ जाए, मोटी एवं सशक्त रेखाओं का प्रयोग कौन करते हैं? तो एम.एफ. हुसैन करते हैं, मकबूल फिदा हुसैन। इन बातों को इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया है, ये रेखाओं से संबंधित है और ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यंत्रों से बनाई गई रेखाएं कठोर होती हैं। यंत्र से बनाई गई रेखाएं कठोर होती हैं, यानी जैसे कि आप किसी भी यंत्र से, स्केल से बनाएंगे या फिर आप कंप्यूटर से बनाएंगे, तो वो रेखाएं सीधी बनेंगी, कोड़ी बनेगी, ठीक ना। एक ही दिशा में इधर से उधर ऐसे बनाई जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? कठोर रेखाएं कहलाती है। जबकि हाथ से बनाई गई रेखाएं कोमल होती है, यानी जिस भी रेखा में लय दिखाई देगा, है मुड़ाव रहेगा, घुमाव रहेगा, वो क्या होंगी? कोमल रेखाएं होंगी। तो दो चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि यंत्रों से बनाई गई रेखाएं होती हैं और हाथ से बनाई गई रेखाएं कोमल रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं हमारी अनुभूति को सीधे प्रभावित करती हैं, जिन्हें भावात्मक रेखाएं कहा जाता है। तो कुछ ऐसी भी रेखाएं होती हैं जो हम अनुभूति को ये जो क्या करती है? प्रभावित करती हैं, उनको भावात्मक रेखा भी कहा जाता है या कहा जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। कुछ रेखाएं निश्चित उद्देश्यों को लेकर खींची जाती हैं, जिन्हें बौद्धिक रेखाएं कहते हैं। जैसे कहीं भी आप देखेंगे एरो का निशान ऐसे आपको बना मिलेगा, कहीं ऐसे घुमाव का निशान मिलेगा, है जब रोड पे आप चलेंगे, रोड पे चलेंगे, जमीन पे चलेंगे या किसी ऐसे स्थान पे चलेंगे जहाँ पे सिग्नल के लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो रेखाओं के द्वारा इंडिकेशन दिया जाता है। तो वो रेखाएं कैसी होती हैं? बौद्धिक रेखाएं होती हैं। निश्चित उद्देश्य के लिए वो रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए रेखा खींच रहे हैं कि आपको इसी जो है जहाँ पे हम रेखा खींच रहे हैं, आपका ध्यान यही केंद्रित रहे, इसी चीज को आप देख सके, पढ़ सके, समझ सके। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये किसी उद्देश्य को लेकर के हम रेखाओं का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। चलिए यहाँ से कुछ और बातें देखते हैं। जैसे कि दिया है आपके सामने कि रेखा जो है द्विआयामी होती है। रेखा क्या होती है? द्विआयामी होती है। विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करने पर रेखाओं में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कई बार पूछता है कि चित्रकला कितने आयामी होती है, तो दो आयामी होती है। क्यों? क्योंकि रेखाओं के द्वारा बनाई जाती है। अब पूछा जाता है कि चित्रकला कितने आयामी हो सकती है, तो हो सकती है का मतलब कि जब विशेष परिस्थिति में आप
ऐसी रेखाओं का निर्माण करेंगे जो त्रिआयामी उत्पन्न करेंगी। तो इसलिए चित्रकला जो है, कोई भी चित्र या चित्रकला त्रिआयामी भी हो सकती है। तो यहाँ शक्ति की बात जो है आप देखेंगे। बाकी मूर्ति कला जो है त्रिआयामी होती है, 3 डायमेंशनल होती है, यानी जिसके आप तीनों तरफ से, चारों तरफ से, ठीक ना, घूम कर सकते हैं, वो क्या होती है, त्रिआयामी होती है। और जिसको सिर्फ आप सामने से देख सकते हैं, हाँ, उसके पीछे से या साइड से नहीं जो है उसको उसके भागों को देख सकते हैं, तो वो आपकी 2 आयामी होती है। चित्र सूत्र में रेखाओं के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पत्र वर्तना रेखा, जो कि पत्ती के समान रेखा होती है। अहेरिक वर्तना रेखा, अत्यंत सूक्ष्म रेखाएं को अहेरिक रेखाएं कहते हैं। बिंदु वर्तना रेखा यानी स्तब्ध युक्त रेखाएं, जो ऐसे डाट 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 करके रेखाएं खींची जाती हैं, वही आपकी बिंदु वर्तनी रेखाएं कहलाती हैं। चलिए थोड़ा अब रूप के बारे में बात करते हैं, ठीक ना, रूप या आकृति के बारे में बात करते हैं। एक तो हमने रेखा पढ़ लिया, दूसरा क्या है, कला का तत्व तो रूप है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र का रूप क्षेत्र या स्थान होता है। रूप क्या होता है कि चित्र का क्षेत्र या स्थान जो होता है वो रूप होता है, जिसे या जिसका अपना वास्तविक जो वर्ण और आकार होता है। जैसे भाई हमारा एक रूप है, ठीक ना, आपका एक रूप है, आपके घर में जो भी चीज वस्तु है उसका भी एक रूप है। तो वही कह रहा है कि चित्र का जो रूप है, क्षेत्र या स्थान होता है, जिसका अपना वास्तविक वर्ण और आकार होता है, इन सबका अपना एक कलर होता है, एक आकार होता है। वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं, ठीक ना, वस्तु की आकृति को रूप कहते हैं, जो अंतराल के किसी भी भाग को चारों ओर से घेरती है, जिसका आकार व वर्ण होता है, ठीक ना। रूप क्या होता है, तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि अंतराल के किसी भाग को जो चारों तरफ से घेरता है, वही क्या होता है, उसका रूप होता है। रूप की बात हो रही है, न कि यहाँ पे अंतराल की बात हो रही है। अंतराल के किसी भी भाग को चारों तरफ से जो घोर घेरता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई जो है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए हम एक कमल का फूल बनाते हैं, ठीक ना, तो ये जितना जो है, जितना भाग हम यहाँ पे घेर रहे हैं, जितना भाग हम यहाँ पे घेर रहे हैं, किसका, अंतराल का। हाँ, और ये रूप का निर्माण कर रहे हैं कमल के फूल का, तो यही क्या हो गया, इसका रूप हो गया। इसको देखने से आपको महसूस होगा, ये जो है कमल का फूल है, का रूप जो है प्रदर्शित करता है। यानी रेखाओं के द्वारा जितना एरिया का क्षेत्र हम घेरेंगे, कोई रूप का निर्माण करेंगे, वही क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। आइए रूप के वर्गीकरण को देखते हैं, कैसे इसको वर्गीकरण किया गया है। तो प्लेटो ने जो है रूप को 2 भागों में बांटा है। कैसे कैसे? एक सापेक्ष रूप और दूसरा जो है निरपेक्ष रूप। सापेक्ष रूप की बात किया जाए तो ये वास्तविक प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर जो चित्रण किए जाते हैं उसे सापेक्ष रूप यानी यथार्थ चित्रण किया जाता है। जैसे आपने दृश्य चित्र की बात सुना होगा, जानते भी हैं, दृश्य चित्र, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इस तरीके की जो चित्रकारी की जाती है, स्केच, यही क्या होते हैं, सापेक्ष। यानी आमने सामने अगर चित्रण किया जा रहा है तो उसको जो है सापेक्ष रूप के अंतर्गत रखेंगे। निरपेक्ष रूप होता है, जैसे अभी हमने कमल का फूल बनाया, मेरे सामने कमल का फूल है नहीं, लेकिन हमने उसको बनाया, तो वो आपका क्या होगा, निरपेक्ष रूप के अंतर्गत आएगा। ये आगे देखते हैं, किसी आकृति में ज्यामिति या स्वतः रेखांकित प्रक्रिया को निरपेक्ष रूप कहते हैं, या किसी यांत्रिक औजार का प्रयोग करके आकृति रूप प्रदान करना, ये क्या होता है, निरपेक्ष रूप होता है। बाकी आप ऐसे भी समझें कि जो चीज हमारे सामने मौजूद हो, अगर उसकी चित्रकारी की जा रही हो तो वो सापेक्ष होगा, और जिसको आप याद करके अपनी स्मृति से बना रहे हैं वो आपका निरपेक्ष होगा। अगर वो आधुनिक चित्रकला में रूप के भेद, आधुनिक चित्रकला में रूप के कुछ भेद हैं। एक होता है सक्रिय और एक होता है सहायक। सक्रिय को नियमित भी कहा जाता है, सम्मित भी कहा जाता है और प्रमुख भी कहा जाता है। सहायक को अनियमित कहा जाता है, असम्मित कहा जाता है। तो जैसे कोई भी आप चित्र देखेंगे तो एक मुख्य चित्र होता है और उसके पीछे जो है बहुत सारे छोटे छोटे दृश्य या चित्र बनाए जाते हैं। तो यही जो है सक्रिय और सहायक होता है। जो मेन चित्र होता है वो सक्रिय होता है, उसके इर्द गिर्द या आसपास जो चित्र या दृश्य बनाए जाते हैं वो उसको सहायता प्रदान करते हैं, उस चित्र में निखार पैदा करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, तो वही आपके सहायक होते हैं। सक्रिय रूप के बारे में बात किया जाता है कि किसी चित्र में जिसकी प्रमुख भूमिका होती है वो सक्रिय रूप कहलाता है।
सहायक की बात किया जाए तो किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को जो अन्य रूप एकत्र होकर सक्रिय रूप को बल प्रदान करते हैं उसे सहायक रूप कहते हैं। यानी कोई भी आप चित्र देखें, चाहे किसी देवी देवता का देखें, चाहे आप किसी दृश्य का चित्र देखें, कुछ भी आप देखते हैं उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको बड़ा सा बनाया जाएगा, केंद्र में बनाया जाएगा, बाकी उसके चारों ओर कुछ न कुछ दृश्य और भी बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो यही आपका सक्रिय और सहायक जो है होता है। देखिए रूप का प्रभाव भी कुछ होता है, जैसे आयताकार रूप, ये कौन कौन सा प्रभाव व्यक्त करता है? तो शक्ति का, एकता का, स्थिरता का। इसका सबसे सिंपल उदाहरण देख लीजिएगा, आपने अपने घर के बेड को देख लीजिएगा, ठीक ना? अपने घर के बेड को देख लीजिएगा, ये आयताकार होता है और ये चारों तरफ से एक दूसरे को शक्ति मजबूती प्रदान करती है, जो भी उसमें सामग्री लगी होती है, ठीक ना? ये एकता का भी भाव जो है प्रदर्शित करते हैं और स्थिरता का भी ये प्रभाव जो है व्यक्त करते हैं। तो आयताकार रूप, जैसे आप घर मकान को देख सकते हैं, ठीक ना? त्रिभुजाकार रूप की बात किया जाए तो ये जो है सुरक्षा, शाश्वतता और विकास के बारे में जो है बताता है। त्रिभुज त्रिभुजाकार रूप। अंडाकार रूप जो है, ये ये सभी आपके एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं। लावण्य को प्रदर्शित करता है, नहीं, लावण्य के भाव को प्रदर्शित करता है। लावण्य मतलब सौंदर्य, यहाँ पे देखिए सौंदर्य भी लिखा हुआ है, सृजन भी लिखा हुआ है। तो अंडाकार रूप जो है लावण्यता को, सौंदर्यता को और सृजनता को प्रभाव जो है प्रभाव व्यक्त करता है। और वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मनुष्य का, मनुष्यों का जो चित्र बनाया जाता है उसमें जो मुखाकृति बनाई जाती है वो अंडा आकार की बनाई जाती है, जो कि लावण्य और सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। वृत्ताकार रूप, वृत्ताकार रूप या गोलाकार रूप, ये पूर्णता को प्रदर्शित करता है, आकर्षण का प्रभाव बताता है, गति का प्रभाव बताता है, विशालता का प्रभाव बताता है। कौन? वृत्ताकार रूप। तो रूप से भी आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उल्टा त्रिभुज, ये विलोम त्रिभुज भी कर सकते हैं इसको। ये अशांति को, लिप्तता को, परिवर्तन को बताता है। जैसे एक आपका ऐसे सीधे त्रिभुज हो गया, एक आपका ऐसे उल्टा त्रिभुज हो गया। तो जो सीधा है वो विकास को बता रहा है, प्रगति को बता रहा है, ठीक ना? और जो ये उल्टा त्रिभुज हो गया, इसी की बात हो रही कि ये अशांति को, लिप्तता को, परिवर्तन को बता रहा है, ठीक ना? इसके बाद एक होता है मुक्त रूप, यानी स्वतंत्र रूप। ये जो है स्वतंत्र होता है, इसको आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी चित्रकला में इसका जो है निर्माण कर सकते हैं। उसमें आप एकदम फ्री रहते हैं, किसी भी तरीके से कैसे भी बना सकते हैं। जैसे घनवाद को आप देखेंगे तो घनवाद जो है वो स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से वहां पे चित्र जाता है। कुछ इस तरीके का आकार बनाया जाता है कि वो घन जैसा दिखाई देता है, एकदम स्वतंत्र होता है। आगे बात करते हैं। चित्र सूत्र में आकृति के 5 प्रकार बताए गए हैं। आकृति के 5 प्रकार बताए गए, कौन कौन सा? हंस, भद्र, मालव्य, रचक और शशक। ये जो है चित्र सूत्र में 5 प्रकार के आकृति, आकृति का मतलब क्या होता है? रूप होता है, ठीक ना? आकृति का मतलब रूप होता है। महाभारत में 19 प्रकार के रूपों का भेद किया गया है, यानी 19 प्रकार के रूपों को बताया गया है। वर्ड का मतलब क्या होता है? रंग होता है। इसको आप इंग्लिश में कलर के नाम से जानते हैं। इसी को रंगत कहा जाता है। और इसी को वर्ड हो गया, रंग हो गया, कलर हो गया, रंगत हो गया, हाँ, इसी को जो है ह्यू कहा जाता है। आगे यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, हम आपको आगे जो है पढ़ के सुनाते हैं। प्रकाश का जो गुण होता है यही क्या कहलाता है? आपका वर्ड कहलाता है, रंग कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में एकदम ऐसे ही पूछा जाता है कि वर्ड क्या है? तो प्रकाश का गुण वर्ण होता है, प्रकाश की संपत्ति वर्ण होता है, प्रकाश का गुण वर्ण होता है। यानी प्रकाश को आप ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का गुण ही क्या है? वर्ण होता है। रेटिना द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है क्या? वर्ण है। वर्ण शब्द ब्रिज से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकाश होता है। फिर क्या होता है? प्रकाश होता है। वर्ण को अंग्रेजी में कलर कहा जाता है, इसे रंग भी कहा जाता है। वर्ण को कलाकारों की तकनीकी भाषा में ह्यू कहा जाता है। ये भी बात एग्जाम में आपसे पूछी गई है।
वर्ण का अनुभव आंखों से होता है, भाई देखेंगे तभी तो अनुभव करेंगे ना कि लाल है, कि पीला है, कि नीला है, कि हरा है, तो आंखों से ही अनुभव करेंगे। इसलिए रंग एक मानसिक अनुभूति है, जैसे स्वाद होता है या सुगंध होता है, उसी तरीके से देख करके, आंखों से महसूस करके, अनुभव करके ये हम जान सकते हैं। इसीलिए इसको जो क्या कहते हैं, मानसिक अनुभूति कहते हैं। वर्ण प्रकाश का एक गुण है। वर्ण क्या है? प्रकाश का एक गुण है। प्रकाशित किरणों के द्वारा ही हम रंगों को रेटिना में तथा कोन्स, दो सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं जो कि रंगों को देखने में स्पष्टता करती हैं, जिसमें आंख के तीन भाग भी हो, ठीक ना। एक चीज यहाँ पे आप और जान लीजिए कि ये जो रोड्स और कोन्स है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है रोड्स और कोन्स। तो वैसे हर बार तो नहीं, लेकिन एक बार पूछा गया है कि काला और सफेद जो है, इन जो दो ग्रंथियां हैं हमारी आंखों में, रोड्स और कोन्स, जिनके द्वारा हम रंगों में अंतर कर पाते हैं, तो किसके द्वारा काला और सफेद देखते हैं और किसके द्वारा हम कलर को देखते हैं, लाल पीला हरा नीला ऐसे। तो जो रोड्स है इसके द्वारा हम काला और सफेद को देखते हैं, ठीक ना, काला और सफेद को देखते हैं। और जो कोन्स है इसके द्वारा हम जो भी कलरफुल कलर होते हैं नीला, उनको देखते हैं। तो ये जो रोड से आप याद रखिएगा, जैसे रोड पे बाहर आप चलते हैं सड़कों पे, हाँ, डामर की जो सड़क होती है, अलकतरे वाली पक्की सड़क, हाँ, तो वो जो है काला जो है बना रहता है। तो रोड से आप याद रखिएगा काला सफेद, और कौन जो है इसमें कलर है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, क से कौन, क से कलर। मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछता है, वैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह में मिलेगा, एक बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा भी गया है, और नेट में तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए जो तीन हमारे आंखों के जो तीन पटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक अक्ष पटल होता है, एक शंकु होता है, और एक रोड्स और कोन्स होते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम जो है चीजों को देख पाते हैं, उनकी अनुभूति कर पाते हैं। हाँ, तो ये तीन, ये प्रकाश में भी कंपन होता है। जिस प्रकार ध्वनि में होता है उसी तरह रंगों, यहाँ पे देखिए प्रकाश लिखा है, तो प्रकाश का मतलब ही क्या होता है, वर्ण। यानी प्रकाश का जो गुण है वही क्या होता है, वर्ण होता है। वर्ण क्या होता है आपका, रंग होता है। ये भी बात आपको याद होगी, रंग होता है। यहाँ पे प्रकाश का कंपन लिखा है, यानी वर्ण का रंग, वर्ण का कंपन आपसे पूछ रहा है। तो प्रकाश का कंपन जिस प्रकार से ध्वनि में कंपन होता है, उसी तरह रंगों में भी कंपन होता है, जिसको तरंगों के आधार पर मापा जाता है, और ये तरंग की लंबाई पर निर्भर करता है। तरंग की लंबाई अधिक है तो उसका चाल अधिक होता है, जैसे लाल रंग और बैगनी रंग, ठीक ना, लाल रंग और बैगनी रंग। तो यहाँ पे जो है आपको एक तो आपको अधिक वाला बताया गया है, एक आपको कम वाला बताया गया है। आइए हम आगे आपको बताते हैं कैसे। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो या लंबाई जो है ये सबसे अधिक होता है, जो 670 से 800 मिली माइक्रोन होता है। किसका? लाल रंग का। इसकी जो लंबाई है वो सबसे अधिक होती है, इसी को तरंग दैर्ध्य भी कह सकते हैं, लंबा। इस रंग की चाल अधिक होती है। बैगनी की बात किया जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य या लंबाई सबसे कम होता है, जो 400 से लेकर के 476 मिली माइक्रोन होता है। इसकी चाल कम होती है। सफेद रंग की बात किया जाए तो सफेद रंग में समस्त रंगों की लंबाई मिश्रित होती है। काले रंग में बात किया जाए तो इस प्रकाश का पूर्ण अभाव होता है, इसलिए अंधकार दिखाई देता है। यानी जिसमें प्रकाश अवशोषित नहीं होता है, ठीक ना, मतलब जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, उसमें क्या होता है, हमें रंग की पहचान नहीं होती। यानी वो कौन सा रंग होता है, काला रंग होता है। रंग क्या है? रंग एक मानसिक अनुभूति है। अगर किसी कमरे में या कहीं अंधेरे पर कोई आपका कपड़ा रखा हो, कोई सामान रखा हो, कोई कलर रखा हो, लाल पीला हरा नीला, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। यानी प्रकाश के ही द्वारा हम किसी रंग को देख सकते हैं। यानी प्रकाश ही क्या है, रंग का गुण है, उसका क्या कहते हैं, संपत्ति है। प्रकाश की संपत्ति जो है रंग है। जैसे अभी आगे हम आपको बताएंगे, देखने को मिलेगा, बाकी आप जानते होंगे कि न्यूटन ने 1660 में प्रकाश को जो है प्रिज्म से गुजारा, तो उसमें उन्होंने जो है रंगों को देखा था, और उनका जो है क्रम भी निर्धारित किया था।
जो कि इंद्रधनुषी रंगों में देखा जाता है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए लिखना जरूरी है, विबग्योर। यहाँ से दोनों बातें आपकी निकल के आएंगी। एक तो ये जो प्रिज्म के माध्यम से जब प्रकाश को गुजारा गया तो ये कलर निकल के आया, ठीक ना। ये 7 कलर निकल आए जो कि इंद्रधनुषी रंग भी होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे ये मान लीजिए एक प्रिज्म बना दिया गया, छोटे छोटे छिद्र यहाँ पे बना दिए गए, यहाँ से रेखाओं को ऐसे गुजारा गया, तो इसी में से इन जो है रंगों को देखा गया, जिसका ये नाम रखा गया विबग्योर, ठीक ना। तो जो सूर्य से नजदीक होगा, जो सूर्य से नजदीक होगा वो कौन होगा, बैगनी होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो नजदीक होगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इसकी चाल जो है कम होती है। और जो सूर्य से सबसे दूर होगा, जैसे कि रेड लिखा है, रेड का मतलब लाल है, यहाँ पे लिखा है लाल, तो इस या तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ सूर्य से देख रहे हैं, ज्यादा दूर पे है, तो इसकी लंबाई अधिक हो जाएगी। तो जो चीज जितना लंबा रहेगा वो इतना ज्यादा कंपन करेगा, हिलेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे दिखाया गया है बताया गया है कि इसकी चाल भी क्या होती है, कहा है, इसकी चाल भी क्या होती है, अधिक होती है, और बैगनी की चाल जो है कम होती है। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, कोई भी नहीं समझा सकता है। और बाकी हमने पहले भी चीजों को समझा चुका हूँ, फिर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा सारा कुछ, तो वहां से भी आप जो है जब बार बार हल करेंगे तो समझ पाएंगे। वर्ण का गुण, वर्ण का गुण कहें या प्रकाश का गुण कहें, तो यहाँ पे वर्ड ज्यादा सुटेबल है। क्वालिटी ऑफ कलर, वर्ण के प्रमुख 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, एक तो वर्ण का रंगत होता है, एक तो वर्ण का मान होता है, और एक वर्ण की सघनता होता है। अब रंगत क्या होती है, मान क्या होती है, और सघनता क्या होती है, ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। रंगत, वर्ण का रंगत कहें, वर्ण मतलब प्रकाश की, समझेंगे, रंग भी होता है प्रकाश होता है। अब ये रंगत क्या होती है, रंग में भी रंगत, रंगत क्या होती है, तो यह मुख्य वर्ण का प्रमुख रंगत होता है। जैसे कोई रंग अगर है तो एक तो हल्का होता है, एक तो गाढ़ा होता है। तो जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें उतनी ज्यादा रंगत होगी, ठीक ना, उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, रंगत होगी। और जो जितना ज्यादा हल्का होगा उसमें उसका क्या होता है, मान अधिक होता है। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि यह रंगत है, पहले पूरे लाइन, यह मुख्यतः वर्ण का प्रमुख रंग होता है जिस दूसरे वर्ण से अलग किया जाता है। जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन, अगर सबको एक साथ रख देंगे तो यही तो बताएगा आपको, रंगत ही तो बताएगा कि कौन सा पीला है, कौन सा लाल है, कौन सा नीला है, कौन सा हरा है। हाँ तो यही क्या होता है, रंगत होता है। ये क्या होता है, रंगत होता है, ये प्रमुख रंगों का रंग होता है। मान की बात किया जाए तो हल्के और गहरे, ना, हल्के और गहरे जो वर्ण होते हैं या रंग होते हैं, इनके मान को क्या कहा जाता है, हल्के या गहरे वर्ण का मान जो होता है यही आपका कहलाता है। यानी कोई भी रंग हल्का हो या गहरा हो, वही क्या होता है, उसका मान होता है। अगर रंग गाढ़ा है तो उसका मान कम होता है, और रंग अगर हल्का है तो उसका मान अधिक होता है। यानी जिस चीज में चमक ज्यादा होगी, जिस चीज में चमक ज्यादा होगी उसकी मान अधिक होगी। तो चीज का मतलब यहाँ पे रंग से है कि जिस रंग में चमक ज्यादा होगा उसका मान अधिक होगा। तो चमक कब ज्यादा होगा, जब वो लाइट कलर होगा, हल्का कलर होगा। हाँ, अगर डार्क की बात किया जाए तो रंग गाढ़ा है, डार्क है, तो उसका मान कम हो जाएगा। सघनता क्या बताता है, यह रंग की शुद्धता को बताता है। जैसे यहाँ पे रंगत की बात हो रही है, पीला, हरा, नीला, और यहाँ पे चमक की बात हो रही है, मान में हल्का है कि गाढ़ा है। और सघनता यही चीज को बता रहा है कि अगर रंग शुद्ध है, प्योर रंगत है, शुद्ध है, तो उसमें कोई भी रंग मिला नहीं होगा। न तो काला रंग मिला होगा जो उसको डार्क करेगा, न तो व्हाइट रंग मिला होगा जो उसको लाइट करेगा। यानी रंग को उसका मान जो है न घटाएगा न बढ़ाएगा, एकदम प्योर होगा, होगा। और शुद्ध रंग कौन से होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं, जो किसी दूसरे रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, वही क्या होते हैं, शुद्ध रंग होते हैं। अदरवाइज द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग या भिन्न भिन्न टोन के जो रंग होते हैं वो किसी रंग को मिला करके बनाए जाते हैं, या फिर उसमें
तान को बनाने के लिए, टोन को बनाने के लिए हमें केवल सफेद 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 रंग बार बार मिला करके उसको हल्का किया जाता है, लाइट किया जाता है, तो वो सब शुद्ध रंग नहीं होते हैं। शुद्ध रंग प्योर आपके प्राथमिक रंग होते हैं, जो किसी दूसरे रंग से उनका निर्माण नहीं होता है। वही क्या होते हैं, सघन होते हैं, शुद्ध होते हैं। सघनता क्या होती है, ये रंग की शुद्धता को बताता है, रंग की शुद्धता का परिचायक होता है, द्योतक होता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, ये भी बात पूछी गई है। तो जान लीजिए कि कला का तत्व तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि कला के तत्व से लगभग 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, सघनता की बात हो रही है कि जितना शुद्ध होता है उसका उतना ही अधिक घनत्व होता है। किसी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग को मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जाता है। अब तटस्थ और धूमिल रंग कौन होते हैं, जैसे काला और सफेद बराबर स्लेटी रंग हो जाता है। तो किसी रंग में अगर आप स्लेटी रंग मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, धूमिल रंग बन जाएगा। उसकी सघनता या निरंतरता को जो देगा, उसके घनत्व को कम कर देगा। बात यहाँ पे आपको रही है। और ये भी पूछा जाता है कि स्लेटी रंग दो रंगों से बनता है, तो काला और सफेद रंग बना मिलाने से स्लेटी रंग बनता है, जिसको आप ग्रे रंग भी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है ग्रे, इंग्लिश में ग्रे कहेंगे, हिंदी में स्लेटी रंग कहेंगे। न्यूटन के अनुसार आइए बात करते हैं कि न्यूटन ने 1660 में प्रिज्म के माध्यम से जब प्रकाश को गुजारा तो उसमें रंगों का समूह पाया गया, जिसे स्पेक्ट्रम की संज्ञा दी गई या नाम दिया गया। स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं, जैसे कौन कौन से, एक नंबर पे बैगनी, दूसरा आपका नीला जिसको इंडिगो के नाम से जानते हैं, फिर आपका नीला है ब्लू जिसको आसमानी के नाम से जानते हैं, फिर आपका है हरा जिसको ग्रीन के नाम से जानते हैं, पीला येलो, नारंगी जिसको आप ऑरेंज कलर कहते हैं, लाल यानी रेड। ये प्रमुख 7 रंग हैं जो कि स्पेक्ट्रम के द्वारा 1660 में न्यूटन ने बताया था, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, या इसी को हिंदी में बैनी आह पिनाला, ठीक ना, बैनी आह पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल के नाम से जानते हैं। इसी को आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यही आपके 7 जो है रंग है, और यही 7 रंग इंद्रधनुष में आपको दिखाई देते हैं। जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब मौसम एकदम साफ हो जाता है और प्रकाश जब पड़ती है, तो उसमें इन्हीं 7 रंगों को देखा जाता है। को इनका क्रम भी आपसे पूछा जाएगा, तो क्रम के लिए आपको यही ट्रिक याद, और एग्जाम में पूछा जाएगा कि न्यूटन के द्वारा 1660 में प्रिज्म के माध्यम से जब प्रकाश को गुजारा गया, तो उसमें स्पेक्ट्रम जो रंगों का चक्र है या उनका क्रम है, उसको आपको बताना रहेगा। तो ये क्रम आपको याद रहेगा, जब ये ट्रिक याद रहेगा, बिबग्योर। बिबग्योर आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा, और अगर हिंदी में रहेगा तो बैनी आह पिनाला, यानी पूरा लिखा रहेगा, बैनी बैगनी लिखा रहेगा, नेवी ब्लू या नीला लिखा रहेगा, आसमानी लिखा रहेगा, हरा लिखा रहेगा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 2021 के एग्जाम में ही यही बात पूछी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके पहले जो है ये बिबग्योर वाला पूछा गया है, इंद्रधनुष वाला पूछा गया है। तो ये सारी बातें आप जो है महत्वपूर्ण समझेंगे। ओस्टवाल्ड भी एक जो है दार्शनिक होते हैं। तो ये जो है जर्मन के रहते हैं। पूछा जाता है ओस्टवाल्ड कहाँ के हैं, तो ये जर्मन के हैं। तो जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का एक चक्र दर्शाया, जिसमें इन्होंने 4 जो है प्रमुख रंग बताए हैं, और 4 जो है इन्होंने अप्रधान रंग बताए हैं। 4 को प्रमुख और 4 को प्रधान, या प्रमुख को आप प्रधान भी कह सकते हैं, प्रधान या अप्रधान। तो इनसे जो है ये 8 रंग हुआ। और ये कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने प्रमुख रंगों में पीला को माना है, फिर इन्होंने लाल को माना है, फिर नीला को माना है, और फिर हरा को माना है। अप्रधान में इन्होंने नारंगी को माना है, नीलमणि, पीताभ हरा और बैगनी को। नीलमणि मतलब नीला पीला टाइप का जो रहता है, और पीताभ हरा जो पेड़ के पत्ते के पीला और हरा के समान होता है, उसको इन्होंने दर्शाया है। तो 4 प्रधान मिला के इन्होंने 8 रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किया है। और टोटल 8 जो है प्राथमिक रंग में, 8 जो है द्वितीयक रंग में, और 8 तृतीयक रंग में, तो टोटल मिला के 24 रंग हो जाएंगे। तो चाहे आपसे एग्जाम में 8 रंग का रहेगा, चाहे आपका 24 रंग रहेगा, आप ध्यान रखेंगे।
फिर देखिए वर्ण भेद या इसके प्रकार की बात किया जाए तो वर्ण भेद को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? एक आपका प्राथमिक हो गया, दूसरा आपका द्वितीयक हो गया और तीसरा आपका तृतीयक रंग हो गया। तो प्राथमिक को प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। वह रंग जो बिना किसी मिश्रण के होते हैं वो प्रमुख या प्राथमिक रंग कहलाते हैं, जैसे लाल, पीला और नीला। इन तीनों रंगों को आप किसी रंग को मिला करके नहीं बना सकते हैं। बिना मिश्रण का, वही बात कहा रहा जा रहा है कि बिना किसी मिश्रण के होते हैं, ये प्रमुख या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग है। तीनों रंग सबसे शुद्ध होते हैं, सबसे शुद्ध होते हैं। इनका स्वतः अपना निजी अस्तित्व होता है। ये मुख्य रंगतें पदार्थ की हैं। किसकी हैं? पदार्थ की हैं। एक प्रकाश का भी होता है। ये देखिए कि पदार्थ की रंगतें कौन कौन सी हैं, तो आप लाल बताएंगे, पीला बताएंगे, नीला बताएंगे। और कभी आपसे अगर प्रकाश की पूछ लिया, ठीक ना, प्रकाश की पूछ लिया, तो इसमें आप लाल बताएंगे, नीला बताएंगे और पीला की जगह पे क्या आ जाएगा? हरा आ जाएगा। तो यही अंतर है प्रकाश में और पदार्थ में। पदार्थ पूछेगा तो पीला उसमें शामिल रहेगा और प्रकाश पूछेगा तो उसमें हरा शामिल रहेगा, लेकिन संख्या इनकी 3 ही रहेगी। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। ठीक ना, प्रकाश की रंगतें जो है पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? कि इसमें हमने आपको बताया कि लाल, नीला और पीला है, जबकि प्रकाश में लाल, नीला और हरा होता है। इस तरीके से ये भिन्न है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला और नीला होती हैं, मानी गई हैं। ओस्टवाल्ड ने इन रंगों का ही आधार माना है, जिसमें इन्होंने 4 जो है प्रमुख और 4 जो है इन्होंने अप्रधान या अप्रमुख रंगों को मिला करके 8 रंग इन्होंने प्राथमिक रंग में बताए हैं। और 8 प्राथमिक में, 8 द्वितीयक में और 8 तृतीयक में सब के इन्होंने कितना बताया भाई? 24 बताया ओस्टवाल्ड ने। रंगों के विभिन्न नाम, न जाने कैसे मुझे लग रहा है साइज वाइज चेंज करने में होगा, नहीं तो ये सभी हेडिंग थी। रंगों के प्रमुख नाम जो है ये आपकी हेडिंग है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ रंगों के नाम दिए गए हैं, जैसे प्रकार है, हाँ, इनका क्या क्या नाम है? तो स्कारलेट रेड होता है, क्रिसमस रेड होता है और बर्मिलियन रेड होता है। पीले रंग में देखा जाए तो लेमन येलो होता है, ग्लूकोज येलो होता है और येलो होता है। नीले रंग में होता है तो पर्शियन ब्लू को आप नेवी ब्लू के नाम से जानते हैं। कोबाल्ट ब्लू जो आसमान का है, और एक अल्ट्रा मरीन होता है जो वायलेट रंग का होता है, और एक जो है टर्क्वाइज होता है जो फिरोजी रंग होता है। तो ये सभी नीले रंग के प्रकार हैं। रंगों में बात किया जाए तो सैप ग्रीन होता है, बिरडियन ग्रीन होता है, हुपर्स ग्रीन होता है, ये हरे रंग का प्रकार है। भूरे रंग में बंस सिएरा होता है जो कत्थई रंग होता है। ठीक है, कत्थई रंग होता है, इसको आप बर्न सिन्हा के नाम से जानेंगे। सोपिया रंग जो होता है इसको बर्न अंबर के नाम से जाने जाते हैं। सफेद रंग जो है टाइटेनियम व्हाइट जैसे कि जिंक होता है, और एक चाइनीज व्हाइट होता है। काले रंग है, काले रंग की बात किया जाए तो इसका जो प्रकार होता है आइवरी ब्लैक और एक ब्लैक जापानी। ये जो एकदम गाढ़ा होता है ये ब्लैक जापानी होता है, ब्लैक होता है जो कि लाइट में आता है। निर्माण की दृष्टि से, अरे यार कहाँ भाग रहे हो? निर्माण की दृष्टि से रंगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कार्बनिक रंग और एक अकार्बनिक रंग। कार्बनिक रंग कौन कौन से होते हैं? कि जो रासायनिक तत्वों, पशु, वनस्पति से प्राप्त होते हैं, ये कार्बनिक रंग होते हैं। और अकार्बनिक रंग कौन से होते हैं? जो खनिज रंग होते हैं, अल्ता जिसमें हो गया, गेरू हो गया, रामरज हो गया, खड़िया हो गया। जो देखिए हजारों साल जमीन में दबे होते हैं, जैसे कि रासायनिक तत्व हो गए, पशु हो गए, वनस्पति हो गए, ये आपके कार्बनिक रंग में आते हैं। और अकार्बनिक में जिसमें खनिज हो गया, अल्ता हो गया, गेरू हो गया, रामरज हो गया, खड़िया हो गया। तो जिस तरीके से आपने जो है कला के बारे में पढ़ा होगा कि कला 2 प्रकार की होती है, एक ललित कला और एक उपयोगी कला। ठीक ना, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए रंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। ठीक ना, फिर वहां आपने पढ़ा होगा कि ललित कला 5 प्रकार के होते हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि हम मतलब थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बात किए हैं प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग, तो वो रंग के प्रकार के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे रंगों के भाग के बारे में बात हो रही है कि एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, तो दोनों में आप समझ सकते होंगे। एक एक चीज को आप एक दूसरे से रिलेट करके जब अंतर निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे द्वितीयक रंग यानी जिनको सेकेंडरी रंग के नाम से जाना जाता है, तो किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को के मिश्रण से या मिलाने से द्वितीयक रंग जो है बनता है। जैसे इसमें कौन से रंग होते हैं, बैगनी होता है, नारंगी होता है और हरा होता है। तो लाल और पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नारंगी रंग बनेगा। नीला और पीला को मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। लाल और नीला को मिलाएंगे तो बैगनी रंग बनेगा। तो या तो आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन द्वितीय रंग है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना रहेगा कि द्वितीयक रंग कौन है, यही रहेगा, बैगनी लिखा रहेगा, नारंगी लिखा रहेगा, हरा लिखा रहेगा। या फिर पूछेगा कि लाल और को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो आपको बताना रहेगा कि नारंगी रंग बनेगा। नीला और पीले से कौन रंग बनेगा, तो आपको बताना रहेगा कि हरा रंग बनेगा। तो इसी तरीके से आपसे जो है पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। तो आप जो है रंगों का सिक्योर जो है जानते रहेंगे तो आप बना लेंगे। जैसे आके दिखाया था आपको, मान लीजिए आपका लाल हो गया, ठीक ना, लाल हो गया, ये आपका पीला हो गया और ये आपका नीला हो गया, ठीक ना। तो अब जब लाल और पीला को आप मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नारंगी रंग बन जाएगा, ठीक ना, नारंगी हो जाएगा। लाल और नीला को मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा। पीला और नीला को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका हरा रंग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब दो रंगों को आपस में मिलाते हैं, लाल और पीला को, ठीक ना, लाल और पीला को, तो आपका नारंगी बन जाता है। पीला और नीला को मिलाते हैं तो आपका हरा बन जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे लाल और नीला को जब मिलाएंगे, ये आपका लाल रहा, ये आपका नीला रहा, तो ये बन गया आपका बैगनी रंग, तो ये बन गया बैगनी रंग। इस तरीके से कभी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो तो तुरंत जो है साइड में आप बना और सही उत्तर जो है चयन कर सके। तृतीयक रंग की बात किया जाए, जिसको थर्ड कलर कहा जाता है। रंगों की देखिए तीन श्रेणियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम में आपका लाल, पीला और नीला हो गया। दूसरे में आपका बैगनी हो गया और क्या कहते हैं ऑरेंज हो गया और आपका हरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तो जब किन्हीं दो रंगों को मिलाए थे तो द्वितीय रंग प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे द्वितीयक रंग को जब आपस में मिलाएंगे किन्हीं दो रंग को, तो आपका तृतीयक रंग प्राप्त होता है। कैसे, नारंगी और बैगनी को मिलाएंगे तो रुसेट लिख गया है, ये रसेट होना चाहिए, ठीक ना, रसेट हो गया। नारंगी और हरा को मिलाएंगे, सिट्रीन लिखा है, सिरटन होना चाहिए, सिरटन होना चाहिए। हरा और बैगनी को मिलाएंगे तो ओलिव यानी ऑलिव, ऑलिव। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि नारंगी बैंगनी को मिलाएंगे तो रेसेट आपका प्राप्त होता है, नारंगी और हरा को मिलाएंगे तो सेटन प्राप्त होता है, हरा और बैगनी को मिलाएंगे तो ऑलिव रंग प्राप्त होता है। आप लोगों को याद होगा इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, बनरे नहर से बाहर आ, बाहर आ। ध्यान आया होगा, जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा था उनको हमने बताया था। तो ब से आपका हो गया बैगनी रंग, देखिए यहाँ पे लिखा है। न से आपका हो गया नारंगी रंग, यानी बैगनी और नारंगी को मिलाएंगे तो ये आपका रै से आपका हो गया रैसेट। क्या हो गया, रैसेट कलर हो गया, रैसेट रंग प्राप्त हो गया। नहर, ठीक ना, नहर। न से आपका हो गया नारंगी रंग, यहाँ पे आप देखेंगे, और हर से हो गया आपका हरा रंग, ठीक ना। न से नारंगी रंग और हर से हरा रंग, और से आपका हो गया सिरटन। यहाँ पे जो सिट्रिन लिखा है तो इसको आप सिरटन पढ़ेंगे, ठीक है, सिरटन रंग हो गया। हरा और बैगनी, देखिए यहाँ पे है जो बाहर, ठीक ना, बाहर, तो बा से आपका बैगनी हो गया और हर से आपका हरा हो गया। तो बैगनी और हरा को मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑलिव हो जाएगा। तो यही ट्रिक है, बनरे नहर से बाहर आ। अगर ये याद कर लिया आपने तो आप द्वितीयक रंग को मिला करके तृतीयक रंग प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गया भाई।
समीपवर्ती रंग यानी एनालॉगस कलर, ये कौन से होते हैं एनालॉगस कलर? रंग जैसे कोई भी रंग है और उसमें ठीक उसी तरीके का रंग महसूस होता है, दिखाई देता है, तो वही क्या होता है, समीपवर्ती रंग होता है। तो ये जो है वह रंग होते हैं जिनमें एक श्रेणी के गुण उपर्युक्त होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे एक तो आपका पीला हो गया, दूसरा आपका पीला नारंगी हो गया, ठीक ना, फिर आपका नारंगी हो गया। इन रंगों में पीला रंग क्या होता है, उपयुक्त होता है, मौजूद होता है। जैसे आप पीला में तो पीला देख ही रहे हैं, पीलापन आपको दिखेगा, नारंगी में भी आपको पीला दिखेगा, ठीक ना। तो यही क्या हो गया, समीपवर्ती रंग हो गया। यानी नारंगी और पीला में समीपवर्ती रंग क्या हो गया, पीला हो गया। पीले का समीपवर्ती क्या हो गया, नारंगी हो गया। लाल और पीला मिला करके आपने ऑरेंज कलर बनाया था, ऑरेंज में भी, ठीक ना, ऑरेंज या नारंगी कहें, ठीक ना, ये देखिए नारंगी लिखा है, ऑरेंज कहें या नारंगी कहें, तो वही बात हो रही है कि जिसमें वही रंग मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उसकी मात्रा जो उसमें मौजूद रहती है, वही क्या होता है, समीपवर्ती रंग होता है। नीला में आप हरा देख सकते हैं, हरा में आप पीला देख सकते हैं, ठीक ना, हरा में आप पीला देख सकते हैं। तो यही क्या होते हैं, यही समीपवर्ती रंग। काकी रंग क्या होता है, तो ये रंग से बने विभिन्न टोन को मोनोक्रोम या एकाकी रंग कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ही एग्जाम में पूछा गया है, मोनोक्रोम किसे कहते हैं, ये काकी रंग होता है इसका मतलब। तो एक रंग से बने विभिन्न टोन को मोनोक्रोम कहते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। उसी तरीके से आप देखेंगे लाल, हल्का लाल, गहरा लाल। इसी तरीके से आप देखेंगे पीला, हल्का पीला, गहरा पीला। यानी एक ही रंग का जो विभिन्न टोन होगा, एक तो प्योर होगा रंग, उसमें आप जो है अगर ग्रे रंग मिलाएंगे तो आपका अ, मानहीन रंग हो जाएगा, और सफेद रंग मिलाते जाएंगे तो नई टोन प्राप्त होती जाएगी, रंग में चमक आता रहेगा, उसका मान बढ़ता रहेगा। तो यही क्या होता है, एकाकी रंग होता है। कोई एक रंग उसके, जैसे आपने लाल देखा होगा, हल्का लाल देखा होगा, गहरा लाल देखा होगा, और हल्का लाल देखा होगा, है, पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया। तो यही एक ही रंग का जो बहुत सा टोन होता है, बहुत से उसके प्रकार होते हैं, वही मोनोक्रोम या एकाकी रंग होता है। फिर यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम किसकी, पॉलीक्रोम या मल्टी कलर, यानी विभिन्न रंगों से जो बने हुए टोन होते हैं, उन्हीं को पॉलीक्रोम कहा जाता है। विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को, यहाँ पे प्रकाश को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रकाश का मतलब वही होता है, वर्ड होता है, रंग होता है। विभिन्न रंगों के जो गुण होते हैं, उनका जो टोन बना होता है, वही क्या होता है, यहाँ प्रकाश का मतलब टोन से आप समझिएगा, ठीक है, टोन यानी तान। विभिन्न रंगों से बने टोन को या तान को पॉलीक्रोम कहते हैं, और जबकि एक ही रंग के बने टोन को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कहते हैं। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। विरोधी रंग की बात किया जाए तो वर्ण चक्र में आमने सामने वाले जो रंग होते हैं, हाँ, वही क्या होते हैं, विरोधी रंग होते हैं। कैसे, आइए आगे देखते हैं कैसे। जैसे देखिए बैगनी का विरोधी क्या होता है, पीला होता है। लाल का विरोधी हरा होता है। नारंगी का विरोधी नीला होता है। कैसे होता है, मान लीजिए एक ये वर्ण चक्र हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऐसे मान लीजिए सबको हम बैठा देते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको और अच्छे से बनाते हैं, तब आपको और सही समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया। यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका लाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका लाल हो गया। और इसके बाद ये मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ तक आ रही है, हाँ। लाल, पीला, और ये हो गया आपका नीला, ठीक ना। तो जैसे लाल और पीला को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे नारंगी बनेगा, नारंगी बनेगा। पीला और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे हरा बनेगा, ठीक ना। लाल और नीला को मिलाएंगे तो
बैगनी बनेगा। बैगनी रंग बनेगा। इस तरीके से आपके जो है 6 रंग बन जाते हैं, ठीक ना। अब ये वाला जो नीला हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये वाली लाइन जो है दिखाने के लिए इसको नीला को आप यहाँ कर दीजिए, नीला को यहाँ कर दीजिए, कर देते हैं। ठीक ना, अब आप ऐसे पूरा समझ लीजिए। यहाँ पे था लाल, यहाँ पे था हरा, यहाँ पे था नीला, यहाँ पे था बैगनी, यहाँ पे था नारंगी, और यहाँ पे था पीला। तो यही कह रहे हैं कि ये एक मान लीजिए वर्ड चक्र हो गया। इसके जो भी आमने सामने, इसके जो भी आमने सामने है, जैसे लाल के सामने हरा हो गया, नारंगी के सामने आपका क्या हो गया, हरा, नहीं नहीं सॉरी, पीला हो गया, और सॉरी नीला हो गया, और पीला के सामने आपका बैगनी हो गया। यानी जब आप इस तरीके से देखेंगे कि एक दूसरे के सामने जो वर्ण चक्र में बैठे रहते हैं, दर्शाए गए होते हैं, वही क्या होते हैं, उनके विरोधी रंग होते हैं। इसको आप और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे 3 तो आपके प्राथमिक रंग हो गए, रेड हो गया, येलो हो गया, और ब्लू हो गया, ठीक ना। ये 3 आपके ये हो गए। इसके बाद जो है इनको जब आप आपस में मिलाएंगे, तो यहाँ पे आपका नीला और पीला मिलके आपका हरा रंग बनता है, ग्रीन कलर बनता है, ठीक ना। रेड और ब्लू मिलके आपका वायलेट कलर बनता है, बैगनी कलर बनता है। रेड और येलो मिलके आपका ऑरेंज कलर बनता है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि आमने सामने कौन से जो है कलर आ रहे हैं, यही आपके विरोधी कलर होंगे। किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो सेम आपका उत्तर वही निकल के आएगा, और अगर आप मैथ जानते हैं तो एग्जाम में गलती आपका नहीं होगा। एक प्रश्न आपको 10,000 से आगे ले जाएगा, और एक प्रश्न अगर गलत हुआ तो 10,000 से ज्यादा ही कंप्यूटर से आप पीछे हो जाएंगे। फिर बात करते हैं तटस्थ रंगों की, जो कि नेचुरल कलर होते हैं। ये जो 3 माने जाते हैं, तटस्थ रंग 3 माने जाते हैं, काला, सफेद और ग्रे, यानी स्लेटी। तो हमने पहले ही बताया था, काला और सफेद को मिलाने से ग्रे रंग हो जाता है, यही आपके तटस्थ रंग हो जाते हैं। काला और सफेद रंगों को मिलाने से ग्रे या स्लेटी रंगे हल्के प्राप्त होते हैं, अथवा अन्य रंगों में मिलाने से हल्का तथा गहरा रंग प्राप्त होता है। तो किसी रंग को अगर उसकी मान को घटाना है तो आप उसमें ग्रे रंग मिला दीजिए, और उसके मान को बढ़ाना है तो सफेद रंग मिला दीजिए। वही बात यहाँ पे बताई गई है। वर्णहीन यानी एक्रोमेटिक जो कलर होते हैं, वर्णहीन, ये कौन से रंग होते हैं, तो काला और सफेद जो रंग होते हैं वर्णहीन रंग होते हैं। किसी चित्र में अगर काला और सफेद रंगों के द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है तो उसको वर्णहीन रंग या चित्र के अंतर्गत रखा जाता है, माना जाता है। गर्म रंग की बात किया जाए, जिनको वार्म कलर भी कहा जाता है, तो ऐसे कलर जिनको देखने में हमारी रेटिना देर तक असमर्थ रहती है, यानी देर तक नहीं देख पाती है, वो उष्णकरण या उष्ण रंग या गर्म रंग का, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, ठीक ना, नारंगी हो गया। तो इनको हमारी आंखें देर तक देख नहीं पाती हैं, दर्द महसूस करने लगती हैं, या उनसे हमारी निगाहें जो है चकमकाने लगती हैं। तो ये गर्म रंग होते हैं। ठंडा रंग की बात किया जाए तो ऐसे रंग हमारी रेटिना को, हमारी आंखों को सुखद एवं शीतलता प्रदान करती है, ठंडे रंग या रंग कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो ठंडा होता है नीला होता है, फिर उसके बाद हरा होता है, फिर उसके बाद सफेद होता है, फिर उसके बाद एक और होता है बैगनी, ठीक है। ये भी आपका ठंडा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये सभी दिया है तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ठंडा होता है नीला होता है, क्योंकि जब भी कभी आप एसी में देखेंगे, चाहे वो एसी की ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो, या एसी का रूम ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे नीले कपड़े का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा ठंडा आपका नीला कलर होता है। उसके बाद फिर हरा होता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखते हैं, पेड़ के छांव में देखते हैं। फिर उसके बाद सफेद होता है, जैसे कि गर्मियों में आप सफेद कपड़ा ज्यादा जो है पहनना लोग पसंद करते हैं। और फिर उसके बाद जो है बैगनी भी होता है ठंडे कलर में। अच्छा, जो है ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल हम रंगों का प्रभाव आपको बताएंगे कि रंगों का प्रभाव क्या क्या होता है। जैसे हमने रेखाओं का प्रभाव देखा, रूप का प्रभाव देखा, उसी तरीके से रंगों का भी प्रभाव आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा
क्योंकि रंगों के प्रभाव से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि लाल रंग कैसा प्रभाव जो है व्यक्त करता है या बताता है, तो उत्तेजना का, प्रेम का और शौर्य का, कई तरीके का जो है प्रभाव बताता है। तो हम सभी रंगों के बारे में भी कल जो है देखेंगे, रंगों का प्रभाव देखेंगे और भी चीजें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। दिक्कत हो तो बताएं। आज की क्लास में अगर आप जनों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप जो है अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को जो है एंड किया जाए। साक्षी जी, विकास जी, क्या आप सुन पा रहे जी हैं हमें? जी सर, सुन रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर हमें तो। जी, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास में सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए, धन्यवाद, क्लास को एंड करते हैं।